ये सबसे पहले तो मैं आप सबों का आभारी हूँ और आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल को। आज की बैठक हमारी जो आगामी विधानसभा चुनाव है, जो बोधगया विधानसभा चुनाव, इसकी रणनीति के लिए हमारे चुनाव अभियान समिति के जो लोग हैं, ये क्षेत्र के सारे पंचायत से आए हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ ये रणनीति तय कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने संकल्पों का, जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष का संकल्प है या फिर हमारा संकल्प एक दिया है जो प्रत्याशी के रूप में, इन संकल्पों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण जनता के बीच में कैसे पहुँचे, इसकी रणनीति पर हम लोग आज विचार कर रहे हैं ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। चलिए 7 संकल्प लिए हैं और आप जो बैनर में दिखा रहे हैं, तो 7 संकल्प क्या है? आप जब प्रत्याशी बनकर आइएगा तो क्या पूरा कीजिएगा? देखिए, ये तो संकल्प सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब क्षेत्र की जनता यहाँ से मुझे आशीर्वाद देगी तो पहला मेरा कृत संकल्प है कि मैं अपने विधायक का वेतन जो है, यहाँ के गरीब जो बच्चियों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए, प्लस कुछ आकस्मिक विपदा आ जाए किसी घर में, ईश्वर ना करे ऐसा हो, परंतु अगर आ जाए तो उनके लिए एकदम सुलभ रूप में ये हमारा जो वेतन रहेगा वो गरीब जनता के लिए जाएगा। क्योंकि हम लोग एक कमेटी के माध्यम से इसको तैयार कर रहे हैं कि जो भी हमारा वेतन आएगा उस कमेटी में अकाउंट में चला जाएगा। जैसे ही वो व्यक्ति फ़ोन करेगा कि मैं इस मुसीबत में आ गया हूँ, जरा सा वेरिफिकेशन में 5 मिनट के अंदर वो पे फ़ोन से उनको पैसा मिल जाएगा। और ये जब तक मैं विधायक रहूँगा, पहला विधायकी का वेतन से लेकर अंतिम विधायकी का वेतन तक ये मेरे जनता के बीच में ये वेतन जाएगा। दूसरी बात है कि आपने कहा ये 7 संकल्प को आप लेकर के चले हैं। करीब करीब आज 8 महीने हो गए इस क्षेत्र को भ्रमण किए हुए और यहाँ के सारे गांवों को करीब करीब हमने देखा, परखा, यहाँ की समस्याओं को देखा। मुझे लगा कि इन 7 चीज़ों को आना यहाँ के लिए ज़रूरी है। जैसे अब यहाँ पर जो मध्यम परिवार के लोग रहते हैं, यहाँ से गया की दूरी ज़्यादा है, मैट्रिक पास कर गए बच्चे, उनको लिए कोई रोजगार नहीं है। अगर यहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है तो कुछ नहीं तो बच्चे मैट्रिक पास करके पॉलिटेक्निक कॉलेज में नाम लिखा लेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रीशियन हो, आपके फिटर हो, किसी भी ट्रेड से डिप्लोमा लेकर के स्थानीय स्तर पर भी काम कर सकते हैं, तो उनको रोजगार मिलेगा ताकि वो रोड पर तो नहीं रह पाएंगे। दूसरी एक बड़ी समस्या यहाँ पर है कि इंटर करने के बाद कोई कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं है। ये तो बहुत ही आवश्यकता है शिक्षा के लिए। हम अलग जगा रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार, पर शिक्षा का साधन नहीं है यहाँ पर, तो अलग कैसे जगाएंगे? इसलिए हमने कहा कि हमारी मंशा है कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज हो। तो विधायक बनने के बाद ये मेरा संकल्प है सातों कि इन चीज़ों को हर हाल में मुझे लाना ही लाना है, और अगर मैं नहीं ला सका तो मैं विधायक के लायक नहीं रहूँगा। मैं कह दूंगा लोगों से कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं आप त्याग पत्र दे रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा है जी, जैसे लगा टिकट लेकर आ रहे हैं मैदान में। आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? आप देखिए, जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको ये पता होता है कि मैंने कितने घंटे मेहनत की है, और जब परीक्षा दे के आता है तो उनको ये पता होता है कि कितने नंबर मुझे आने हैं। मैं एक राजद का छोटा सा कार्य करता हूँ, मुझे प्रिंसिपल के दरवाजे पर नहीं जाना है ना भाई। मेरे प्रिंसिपल के दरवाजे पर कौन जाता है? जब प्रिंसिपल बुलाता है, भाई तुम्हारी शिकायत है, हम क्यों कहने जाएं अपने प्रिंसिपल से कि हुजूर हमको फर्स्ट डिवीजन दे दीजिए और सेकंड डिवीजन दे दीजिए, हम पढ़ें? नहीं, अगर मैंने पढ़ाई की होगी और अच्छा मेरा आचरण रहा होगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे मिल ही जाएगा। चलिए, पढ़ाई किए हैं, 1 2 3 बोधगया कंस्टिट्यूंसी में 3 चल रहा है कैंडिडेट का नाम, उसमें आप कितने नंबर पर आए? पूरे कॉन्फिडेंस है आप? मैं स्वतः तो नहीं कह पाऊंगा। आप तो नंबर की भी बात कर रहे थे। हाँ, मैं नंबर मुझे एकदम कंफर्म है। मैं आ रहा हूँ। मैं स्वतः तो कहना थोड़ा बेईमानी होगा, परंतु एक विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं रिटन परीक्षा पास कर रहा हूँ, सिर्फ ओरल के लिए तैयारी करनी है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ के
करीब करीब 300 गांव का भ्रमण किया और मेरे पिताश्री के कामों से, मेरे कर्मों से जो लोगों में जो रुझान आया है, उससे तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस पे हूँ कि मेरे लिए लोग ललायित हैं और मुझे तो आना ही आना है, मिलेगा ही मिलेगा। दावा तो नहीं कर रहा हूं, पर एक विद्यार्थी के रूप में ये जरूर कहूंगा कि आना है। तो दूसरी बात आपने कही एक डिग्री कॉलेज की। तीसरी बात, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि पूरा फतेहपुर टनकुप्पा जो है वो दुग्ध उत्पादन बहुल क्षेत्र है, यानी ज्यादा बहुल क्षेत्र है। 65 हजार की आबादी है जादवों की। रोजगार क्या है? भैंस गाय पालना, लोगों को दूध उत्पादन करना। पर अभी तक कोई यहाँ पर डेयरी प्लांट नहीं रहा। वो दूध बेचे तो कहाँ बेचे, जाएगा तो कहाँ बेचे। आप देखे होंगे आए दिन साइकिल पर औने पौने दाम में नजर आते हैं बच्चे। तो उनके लिए हमने कहा नहीं, एक डेयरी प्लांट का होना यहाँ जरूरी है, ताकि उससे क्या होगा। आप अगर आनंद जाइएगा, डेयरी जो है आनंद गुजरात में, उनके बहुत पुराने दिन को भी मैंने देखा। जब लोगों की कोऑपरेटिव बनी, वहां दूध आए, अगर दूध ज्यादा हो गया तो उसको पाउडर के फॉर्म में बना करके अमूल्य दूध के रूप में बिक रहा है। तो हमारे यहाँ अगर ज्यादा दूध हो गया, हम पाउडर बना करके लोगों को, तो उससे क्या होगा, एक तो रोजगार का सृजन हुआ, लोगों को रोजगार हुआ, दूसरा आय बढ़ा, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी। तो ये दूध उत्पादन केंद्र की व्यवस्था हमको यहाँ पर करनी थी। इसके आगे जो है, अभी मायापुर जो है कृषि प्रक्षेत्र है। सारे लोग जानते हैं कि मायापुर जो कृषि फार्म है, उसको किसी ने, एक भारत सरकार की योजना है, उसमें मोटे अनाज के बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए लिया गया है। भाई साहब, ये मुझे बताओ कि उससे मुझे क्या फायदा है। मैं मायापुर गया, वहां के वैज्ञानिक से रूबरू हुआ, उनसे सारी बातें, उनकी प्लानिंग ली, लेकिन मुझे लगा ये प्लानिंग उनकी सही है अपनी जगह पर, लेकिन हमारे जो लोकल किसान हैं यहाँ पर टनकुप्पा फतेहपुर के, उनके लिए ये प्रक्षेत्र का क्या होगा। तो उनके लिए हमने कहा कि नहीं, जब विधायक हम बनेंगे तो एक कृषक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होगी, आवासीय, जहां पर सारी सुविधा दिया जाएगा कृषकों को। वहां पर आवासीय प्रशिक्षण रहेगा, खेती बाड़ी से संबंधित वहां पर वैज्ञानिक समझाएंगे, अच्छे अच्छे गुण सब सिखाएंगे, तो उनको कुछ फायदा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक कृषि पर्यटन केंद्र हो। अब लोगों का कहना होगा, अरे पर्यटन केंद्र क्या होता है। हम और आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो हैं, ज्यादा गर्मी पड़ता है तो शिमला मनाली कुल्लू चले जाते हैं। किसान बेचारा कहाँ जाएगा, किसान कहाँ जाएगा। किसान के लिए अपना फसल, अपना प्याज, अपना लहसुन, अपना गोभी, वही उसके लिए पर्यटन है। अगर छोड़ के चल जाएगा, मर जाएगा। तो मेरी भावना है, हमने इसको किया है झारखंड में, मैं चाहता हूँ बिहार में भी सभी तरह के फसलों का वहां लगाया प्रदर्शन हो, किसान वहां जा करके देखे, वहां गुण सीखे उनके लिए, तो उनके लिए वो पर्यटन के रूप में काम करेगा। तो किसानों की जो है बुद्धि भी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, उसके बाद वो आकर के अपने को वहां से करेगा। इसके अतिरिक्त एक चीज और है, आए दिन किसान जो है सब कुछ, सभी समस्याओं पर चर्चा करते हैं लोग, लेकिन आज की तारीख में जब आप 80 और 90% हमारा गांव किसानों पर आधारित है, तो किसान की कोई बात नहीं करता, किसान की कोई बात नहीं करता। साहब, आज मैं दावा करता हूं कि चाहे गया हो, फतेहपुर हो, टनकुप्पा हो, आप किसी भी बीज के दुकान में चले जाइए, अगर वो बीज सही रूप में मिलता है तो मैं आपके जीवन की गुलामी लिख दूंगा। वो सारे के सारे स्पूरियस सीड, बेकार सीड मिलते हैं और आप ठगे जाते हो। आपसे 15 रुपये किलो धान लेता है और 340 रुपए का रैपर लगा करके और आप ही को बेचता है, आप ही को बेचता है और कहता है पंतनगर का प्रमाणित बीज है। अरे कोई पंतनगर का नहीं है, वो टनकुप्पा का धान है, टनकुप्पा का धान रहता है, धान रहता है, और वो आपको रैपर में बेच रहा है, चमकीले रैपर में। नहीं भाई, ये है किसान बेचारा लगाता है, लगा जब नहीं पैदा हुआ तो कहा, जब दुकानदार के पास जाता है तो कहता है नहीं आप अच्छा से नहीं लगाए होगे, पानी कितना था, खाद कितना दिए, तरह तरह की बातों में
वो उलझा के किसान को रख देता है। इसलिए मैंने सोचा ये झारखंड में हमने लागू किया है अपने जो है कार्यकाल में, जब मैं सेवा में पदाधिकारी के रूप में रहा झारखंड में, तो लागू किया। क्या किया? अब हमको वैज्ञानिक से आधार बीज ले लेंगे, किसानों को दे देंगे, किसान ही पैदा करेगा अपना प्रमाणित बीज, और जो किसान और जो गांव पैदा करेगा वो बीज ग्राम के रूप में चिन्हित किया जाएगा। और कहिए वो बीज क्या होगा? उसी बीज को सरकार ले लेगी, और सरकार आज अनुदानित दर पर जो ब्लॉक में मिलता है बीज, वही बीज जाएगा। तब हमको लगेगा अरे मेरा पैदा किया हुआ बीज, टनकुप्पा का बीज टनकुप्पा में देखो आ रहा है, तब तो नहीं कहोगे ना आपकी बीज खराब है। तो ये हमारी सोच है, इसको धरती पर लाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आमदनी बढ़ी। 15 रुपए का धान आप जो पैक्स में बेच रहे हैं, आप बीज के रूप में 45 रुपए में बेचिए, आमदनी हुआ। दूसरे आपके जो बेरोजगार बच्चे हैं उसमें लगेंगे, रोजगार मिला। तो रोजगार और आय दोनों चीज मिला। तो लोगों को मतलब ये जो है आना चाहिए। उसके बाद की जो बात है वो तो सब लोग जानते हैं, जब तक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है